सो टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है वैक। ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक होता क्या है, इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। देखें, यहाँ पे आपके सामने एक स्लाइड आ रही है और उस स्लाइड में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बेसिक डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि वैक होता क्या है। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द एवरेज रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस। बट मैं चाहूँगा कि मैं इसको बड़ा तफसील में आपको एक्सप्लेन करूँ सो दैट यू कैन हैव अ क्लियर आइडिया कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक्चुअली होता क्या है। इसकी एग्जांपल ज़रा समझिएगा। अज्यूम करें कि एज अ कंपनी आपने जो फाइनेंस ऑब्टेन किया हुआ है वो आपने मुख्तलिफ सोर्सेज से फाइनेंस ऑब्टेन किया हुआ है। क्या मतलब मुख्तलिफ सोर्सेज से आपने फाइनेंस ऑब्टेन किया हुआ है? आपने इक्विटी वालों से पैसे लिए हुए हैं, आपने डेट प्रोवाइडर से पैसे लिए हुए हैं, आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसे लिए हुए हैं, आपके मुख्तलिफ तरह के लोगों से पैसे लिए हुए हैं आपने। अब अज्यूम करें कि जो इक्विटी वाले हैं उन्होंने जो आपको पैसा दिया है वो कोई $100 मिलियन दिए उन्होंने, और इक्विटी वाले आपसे कह रहे हैं कि यार हमें कुछ नहीं इस पैसे के ऊपर 15% तो रिटर्न कमा के दो। जो लोन्स आपने लिए हुए बैंक से वो आपने कोई 200 मिलियन के लोन लिए हुए हैं और बैंक से आपको कह रहे हैं कि जी 10% तो रिटर्न कमा के दो हमें। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से आपने पैसा लिया हुआ है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से आपने कोई तकरीबन जो है 100 मिलियन इनसे भी उठाए हुए हैं, और ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है ये आपसे कह रहे हैं कि यार 12% हमें भी कमा के दो। सो बेसिकली आपने 3 मुख्तलिफ तरह के लोगों से पैसा लिया हुआ है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, और एट द सेम टाइम डेट प्रोवाइडर से। अब हो ये रहा है कि डेट प्रोवाइडर बोल रहा है मुझे 10% रिटर्न चाहिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल रहा है मुझे 12% रिटर्न चाहिए, इक्विटी प्रोवाइडर बोल रहा है कि जी मुझे जो है वो 15% रिटर्न चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम करेंगे क्या? हम कहेंगे कि यार ये देख, ये मिल मिला के टोटल 400 मिलियन है जो हमारे पास मौजूद है। आई रिपीट, ये मिल मिला के हमारे पास कितने पैसे हैं? 400 मिलियन है जो हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि यार ये 100 मिलियन पे 15% रिटर्न का मतलब ये होता है कि 15 मिलियन का रिटर्न इक्विटी प्रोवाइडर चाह रहा है। ये 200 मिलियन पे 10% का रिटर्न का मतलब ये होता है कि 20 मिलियन का रिटर्न डेट प्रोवाइडर चाह रहा है। ये 100 मिलियन पे 12% रिटर्न का मतलब ये होता है कि 12 मिलियन का रिटर्न आपका जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर चाह रहा है। सो रिजल्टिंगली अगर हम देखेंगे तो रिजल्टिंगली हमारे पास टोटल कितना हो जाता है? 15 मिलियन एक है, 20 मिलियन एक है और 12 मिलियन एक है। सो रिजल्टिंगली व्हाट एल्स डू यू गेट? 40, 35, 45, 47 मिलियन। मतलब जिन लोगों ने हमें पैसा दिया हुआ है वो 47 मिलियन का रिटर्न डिमांड कर रहे हैं। कितने पैसे के ऊपर? उन्होंने हमें जो पैसे दिए हुए हैं वो उन्होंने हमें 400 मिलियन दिए हुए हैं। 400 मिलियन के ऊपर वो हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं? 400 मिलियन के ऊपर वो हमसे 47 मिलियन डिमांड कर रहे हैं। तो इसको अगर हम परसेंटेज टर्म्स में एक्सप्रेस करें सो दिस टर्न्स आउट टू बी 11.75%। और इस 11.75% को हम क्या कहेंगे? हम इस 11.75% को कहेंगे कि यार दिस इज़ एक्चुअली अ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो 11.75% क्या हो जाएगा? ये 11.75% हो जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या मतलब है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? मतलब ये है कि जिन लोगों ने भी आपको पैसा दिया हुआ है, चाहे उन्होंने इक्विटी की फॉर्म में दिया हुआ है, चाहे उन्होंने डेट की फॉर्म में दिया हुआ है, चाहे उन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स की फॉर्म में दिया हुआ है या किसी और फॉर्म में दिया हुआ है, वो आपसे जो रिटर्न डिमांड कर रहे हैं वो रिटर्न टोटल मिल मिला के कितना हो रहा है? 11.75% एवरेज रिटर्न। अब एक बात ज़रा समझिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एतबार से ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो वैक है ना, वैक, ये वैक एक नहीं कई जगहों पे इस्तेमाल होता है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि जिन लोगों से आपने पैसा लिया है वो आपसे कितना रिटर्न डिमांड कर रहे हैं वो आपको किसने बताया? वो आपको वैक ने बताया। अब आप देखें, एक बात समझिएगा, आप एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, उस एनपीवी की कैलकुलेशन के अंदर जो है हम जो डिस्काउंट रेट यूज़ करते हैं वो डिस्काउंट रेट एक्चुअली क्या है? वो वैक है। और ये डिस्काउंट रेट क्या करता है? ये डिस्काउंट रेट एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनकॉर्पोरेट करता है। रिपीट, ये जो डिस्काउंट रेट है ये क्या करता है? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनकॉर्पोरेट करता है। बात समझ में आ रही है ना? ये डिस्काउंट रेट क्या करता है? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनकॉर्पोरेट करता है। अब अगली बात ज़रा समझिएगा।
अगली बात ये है कि एनपीवी में हम डिसीजन मेकिंग करते हैं कि यार ये पॉजिटिव एनपीवी है, नेगेटिव एनपीवी है, तो सिंपली हम अपनी अगर ये 11.75% कॉस्ट है तो हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और इनकॉर्पोरेट करने के बाद एंड में जाके देख रहे हैं कि जी अगर पॉजिटिव एनपीवी आ रही है तो यानी कि प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस का 11.75% रिटर्न अचीव करने के बाद भी कुछ कमा लिया। नंबर 2, हम आईआरआर कैलकुलेट करते हैं और वो भी एक डिसीजन मेकिंग का टूल है। तो जो हम आईआरआर को कंपेयर करते हैं ना, वो वैक से कंपेयर करते हैं, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कंपेयर करते हैं। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और आईआरआर का कंपैरिजन होता है और फिर डिसीजन मेकिंग होती है कि इन्वेस्ट करें ना करें। सो फॉर एग्जांपल तुम्हारा 12% आईआरआर है और तुम्हारा 11.75% वैक है, सो यू वुड गो अबाउट इन्वेस्टिंग। आप क्या करेंगे? यू वुड गो अबाउट इन्वेस्टिंग। क्या सही है यार, इन्वेस्ट करने में फ़ायदा। सो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम बात करें, थोड़ी सी डिस्कशन करें अबाउट दिस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये आपको ये बताता है कि जिन लोगों ने आपको पैसा दिया हुआ है वो आपसे एवरेज कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये आपको क्या बताता है कि जिन लोगों ने आपको पैसा दिया हुआ है वो आपसे एवरेज कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और ये रिटर्न एज अ बेंचमार्क रेट यूज होता है कि यार इतना तो कमा के देना ही देना है, तब कहीं जाके बात बने। तो ये तो हो गया थोड़ा सा बैकग्राउंड अबाउट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि देखें, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप कहीं भी देखेंगे ना तो उसका जनरली स्पीकिंग आपको ये वाला फॉर्मूला एक नज़र आएगा कि वैक का फॉर्मूला इज़ वैल्यू ऑफ इक्विटी, वीई होता है वैल्यू ऑफ इक्विटी। अक्सर और बेशतर जो है इसको ई के तौर पे भी लिखा जाता है, कैपिटल ई के तौर पे भी। सो वीई का मतलब है वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसी तरह से वीडी का मतलब है वैल्यू ऑफ डेट, तो जो भी आपने डेट लिया हुआ उसका वैल्यू। फिर उसी के साथ साथ जो के ई है यहाँ पे, दैट इज़ बेसिकली द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यानी कि जो इक्विटी प्रोवाइडर्स हैं वो इक्विटी प्रोवाइडर्स को जो रिटर्न डिजायर्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और ये जो के डी है ये कॉस्ट ऑफ डेट है, के डी जो है ये कॉस्ट ऑफ डेट। और जो यहाँ पे टी आ रहा है, ये टी एक्चुअली टैक्स रेट को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो के डी 1 माइनस टी है, आई रिपीट, और ये जो के डी 1 माइनस टी है, ये के डी 1 माइनस टी एक्चुअली आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट का क्या चक्कर है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर में, बट मैंने आपको इन शॉर्ट ये बता दिया है कि जो के डी 1 माइनस टी है ये क्या है, ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। आगे बढ़ते, अब बेसिकली आप जहाँ भी देखेंगे ना तो आपको वैक का फॉर्मूला क्या मिलेगा, ये फॉर्मूला मिलेगा इतना लंबा। नाउ डू वी नीड टू रिमेंबर दिस, तो मैं ये कहूँगा कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न है आप कॉन्सेप्चुअली समझ लो वैक क्या है, आप कॉन्सेप्चुअली समझ लो वैक क्या है। और मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बता देता हूँ वैक कैलकुलेट करने का। तो आप हमेशा कभी भी कोई भी आपके पास सवाल आएगा तो उसमें आपको बहुत आसानी हो जाएगी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैक, अगर आप ये एक बेसिक फार्मूला समझ लें, एक बेसिक शॉर्टकट समझ लें। वो बेसिक शॉर्टकट क्या है वो मैं आपको देखें समझाता हूँ। आप देखें वैक एक्चुअली क्या है। वैक एक्चुअली है यही कि जो फार्मूला भी है ना, ये फार्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको मैं आपको एक टेबुलर फॉर्मेट में इलस्ट्रेट कर देता हूँ सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू। तो आप अगर कोई भी आपके पास एग्ज़ाम क्वेश्चन आ जाए या कोई भी आपके पास सिनेरियो आ जाए, उसमें अगर आपको अपना वैक कैलकुलेट करना है तो आप सिंपल सा इतना काम करें कि आप एक टेबल बना लें जिसमें आप एक सोर्स का कॉलम ले लें, एक कॉस्ट का कॉलम ले लें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, एक आप वैल्यू ले लें मॉनेटरी टर्म्स में ऑब्वियसली, और एक आप कॉस्ट का कॉलम बना लें ऑब्वियसली मॉनेटरी टर्म्स के अंदर। नाउ व्हाट इज़ इट दैट यू हैव टू डू, उसको ज़रा समझिएगा। लेट्स से आपके पास एक सोर्स है इक्विटी, लेट्स से आपके पास एक है बैंक लोन 1, एक है आपके बैंक लोन 2, एक है आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स। अब आप क्या करें, जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे किसी भी एग्जाम क्वेश्चन के अंदर तो आपके सामने आता जाएगा कि जी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी कितनी है, लेट्स से 10%, आपके बैंक लोन 1 पे कितना रिटर्न देना है जी 7%, बैंक लोन 2 पे कितना परसेंट रिटर्न देना है जी 5%, प्रेफरेंस शेयर वाले कितना मांग रहे हैं जी 6%, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आप क्या करते जाएं, आप करते ये जाएं कि आप जो है ये मुख्तलिफ तरह के रिटर्न्स कैलकुलेट करते चले जाएं। नाउ यू हैव गॉट दिस, लेट्स से 100 मिलियन आपकी इक्विटी की वैल्यू है,
50 मिलियन आपके पास बैंक लोन जो है वो 1 है, 50 मिलियन बैंक लोन 2 है, और जो है वो आपके पास 20 मिलियन जो है वो प्रेफरेंस शेयर। सो आप क्या करेंगे, आप सिंपल करेंगे ये कि इस 10% को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, दिस गिव्स यू 10 मिलियन। 7% को मल्टीप्लाई 50 करेंगे, सो आपके पास ये आता है 3.5 मिलियन। ये 5% को मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो ये आपके आता है 2.5 मिलियन। फिर आप 6% को मल्टीप्लाई 20 करेंगे, सो आपके आता है 1.2। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल ये कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स का टोटल करना है, आपने वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स का टोटल करना है। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, उसकी बेसिस पे आप अपना वैक कैलकुलेट कर दोगे। सो ये जो भी कॉस्ट बनती है, जो भी टोटल वैल्यू बनती है, दिस मीन्स कि एज अ बिजनेस आपने 220 मिलियन डॉलर की फाइनेंसिंग करी हुई है। सही है। अगर आपने 220 की फाइनेंसिंग करी हुई है तो उस 220 की फाइनेंसिंग के ऊपर आपके पास जो कॉस्ट आ रही है आपकी, वो कॉस्ट आपकी आ रही है दैट कॉस्ट टर्न्स आउट टू बी 17.2 मिलियन डॉलर्स। अब अगर आप देखेंगे सो आप सिंपल ये कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लॉन्ग फार्मूला आप वैक सिंपल ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यार 17.2 डिवाइडेड बाय 220, तो 17.2 डिवाइडेड बाय 220 का मतलब ये होता है कि आपका 7.82% का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है। सो मैं रिपीट करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि आपका 7.82% का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है। तो अगर हम बात करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वैक, तो अब आप ये समझ लो, आपने जहाँ से भी जितनी भी अमाउंट की फाइनेंसिंग ली हुई है, ओवरऑल आपको एक एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करना है। क्या करना है आपको, एक एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करना है। तो उस एवरेज रिटर्न को हम क्या कहते हैं, उस एवरेज रिटर्न को हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आगे बढ़ते हैं, एक बेसिक एग्जाम्पल, सिंपल सा कंटेंट आपके सामने, उसकी एक बेसिक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद सिलसिला में आगे बढ़ाऊंगा। आपको ये कह रहा है कि कैलकुलेट द वैक यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आपको वैक कैलकुलेट करना। इन्फॉर्मेशन क्या है, आपके पास मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 100 मिलियन है, यानी कि दिस इज़ ई। आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो 12% है, दिस इज़ के ई। ये आपका प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब होता है के डी। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब होता है के डी। के डी आपका 10% है और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट आपका 70%। अब बेसिकली सिचुएशन ये है कि आपको कहा जा रहा है कि आप वैक कैलकुलेट करें यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब इसमें मैं आपको देखें एक चीज़ थोड़ा समझाता हूँ कि जो वैक का फॉर्मूला था ना, इस वैक के फॉर्मूले को आप देखेंगे अगर, सो ये आपके पास यहाँ पे के डी के अंदर लिखा हुआ है के डी 1 - टी, यानी कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। सो हम इसी पूरी सिचुएशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हम देखेंगे जी वैक कैसे कैलकुलेट होगा। तो हम कहेंगे कि जी के ई मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, प्लस आप करेंगे क्या, के डी 1 - टी, और पे मल्टीप्लाई बाय डी डिवाइडेड बाय ई प्लस डी। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो आ रही है वो 12% की आ रही है, मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर आप देखोगे तो दैट इज़ 100 मिलियन, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट अगर आप देखोगे तो वो इतना हो जाता है, प्लस के डी जो कॉस्ट ऑफ डेट है आपका वो 10% है, मल्टीप्लाई बाय 1 - टी। 1 - 30% एक्चुअली होता है 0.3। फिर मल्टीप्लाई बाय डी आपके पास कितना है, 70 है, उसको डिवाइडेड बाय आप अगेन 170 कर दो। सो रिजल्टिंगली अगर हम देखें तो रिजल्टिंगली आपके पास सिचुएशन को इस तरीके से होती है कि आप, अच्छा अक्सर और बेशतर लोग जब कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं ना तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, 12% लिखूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कुछ लोगों का तो साइंटिफिक कैलकुलेटर पे बहुत इजीली वो कैलकुलेट कर लेते हैं, बट अक्सर और बेशतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं हमेशा एक चीज़ ये कहता हूँ, आप परसेंटेज का साइन इग्नोर कर दो, यानी आप सिंपली ये 12 को मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय आप जो है इसको 170 कर दो, ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। सो आप क्या याद है 7.508% प्लस, उसके बाद आप क्या करेंगे 10% इंटू 1 - 0.3, क्योंकि ये जो 30% है ये एक्चुअली 0.3 बन रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे 10 इंटू
7 is actually 7%. सो ये आपके पास जो हो जाता है, ये हो जाता है 2.882%। और इसको जब आप टोटल करते हैं तो टोटल करके आपके पास ये रिजल्टिंगली आ जाता है 9.94%। सो बेसिकली वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है कि जो भी तुम्हारे पास पैसे हैं, जिसने तुम्हें पैसे दिए हैं और वो जितना जितना रिटर्न तुमसे डिमांड कर रहा है, डिज़ायर कर रहा है, उस तमाम के तमाम रिटर्न का अगर तुम एक एवरेज रेट कैलकुलेट करोगे तो उस एवरेज रेट को हम कहेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उस एवरेज रेट को हम क्या कहेंगे? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए एक नेक्स्ट एग्जांपल और डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं कह दूं कि ऑब्वियसली जब आप खुद से पढ़ रहे होते हैं तो व्हेन यू गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दिस लेक्चर, सो ऐसा होता है कि कोई एक एग्जांपल आती है और उसको मैं सॉल्व कर रहा होता हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इंस्टेड ऑफ यू फॉलोइंग अप द वीडियो रियल टाइम, आप उस वीडियो को स्टॉप कर दें 2-5 मिनट के लिए। गिव अ ट्राई ऑन योर ओन, आप अपने तौर पे ट्राई करें क्वेश्चन करने की। और जब आप अपने तौर पे ट्राई करेंगे ना, उसके बाद आप फिर बेशक वीडियो प्ले करें एंड यू गो ऑन एंड यू सी कि हाँ भाई क्या आपने सही करा नहीं करा। इस तरह से आपकी लर्निंग और बढ़ेगी और इस तरह से आपके क्वेश्चंस भी आएंगे, सो यू कैन आस्क मोर क्वेश्चंस टू मी। और इसके साथ साथ जो है आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होंगे, बिकॉज गलती करके इंसान ज़्यादा अच्छा सीखता है। एनीवेज, सो इफ़ आई गो ऑन टू डिस्कस दिस, आपको कहता है कैलकुलेट वैक यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या इन्फॉर्मेशन है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी गिवन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है, डेट ए गिवन है, डेट बी गिवन है, 2 डेट्स गिवन है। अब मैं लंबे लंबे कोई जो है वो इक्वेशंस नहीं लिख रहा, मैं एक टेबल बनाऊंगा और उस टेबल के अंदर मैं ये सारी चीज़ें लिख दूंगा। सो हेंस रिजल्टिंगली अगर हम देखें तो आपके पास एक चीज़ जो है दैट इज़ इक्विटी, एक आपके पास जो है वो है डेट ए, एक आपके पास जो है वो डेट बी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो वी हैव गॉट 15% एज एन इक्विटी। अच्छा, डेट ए का प्री टैक्स कॉस्ट है 9%, तो मैं हमेशा इसको यहाँ पे जब लिखूंगा तो मैं पोस्ट टैक्स लिखूंगा, बिकॉज वैक की कैलकुलेशन में अगर आपको टैक्स रेट सवाल में गिवन हो तो ये डीम्ड होता है, ये अज्यूम्ड होता है कि आपने पोस्ट टैक्स जाना है। अब आप कहेंगे 0.7 कहाँ से आ गया? तो भाई 1 माइनस टी, 1 माइनस 30% इज 0.7। इसी तरीके से डेट बी है तो 11% इंटू 0.7, तो ये हो गया 7.7%। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास वैल्यू कितनी है? आपका वैल्यू है $150, आपका वैल्यू है $70, आपका वैल्यू है $50। ये 3 आपके पास अलग अलग वैल्यूज़ आ गए। अब नाउ व्हाट आर यू गोना डू? यू गोना डू दिस थिंग कि आप बेसिकली जो है इसको कैलकुलेट करेंगे किस तरह से कि दिस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 15% आपके पास जो हो जाता है वो 22.5 होता है। और फिर उसके बाद 70 आपके पास मल्टीप्लाई बाय 6.3% आप करते हैं, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 4.41। 50 को अगर आप मल्टीप्लाई बाय 7.7% करते हैं तो ये आपके पास हो जाता है 3.85। अगर हम रिजल्टिंगली देखें तो आपके पास 150 है प्लस 70 है प्लस 50 है, सो दिस एक्चुअली गिव्स यू 270। फिर उसी के साथ साथ जो है दिस इज़ 22.5 प्लस 4.41 और प्लस उसके साथ साथ जो है 3.85, तो ये आपके पास हो जाती है 30.76। सो अगर हम इस बेसिस के ऊपर इसका वैक कैलकुलेट करें, सो वी आर गोना से 30.76 डिवाइडेड बाय 270, सो आपके पास 11.39% जो है इज गोना बी योर वैक।
मैं पेड करता हूँ 11.39% इज़ गोना बी योर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बेसिकली हमने क्या कर लिया अब तक, हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक बेसिक डिस्कशन कर ली, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ दिस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हम अपना सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए हम वन बाय वन कॉस्ट ऑफ इक्विटी को भी डिस्कस करेंगे और हम कॉस्ट ऑफ डेट को भी डिस्कस करेंगे।